हेलो, नमस्ते। क्या हाल चाल है भाई? आइए आज हम 15.3 का पार्ट 2 करते हैं। हमने 9 क्वेश्चन इसके कर लिए थे, हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक पत्ते को निकाला गया है 52 पत्तों में से, और आगे कह रहा है द आउटकम इज़ नोटेड। उसके बाद हमने आउटकम को नोट कर लिया है। द कार्ड इज़ रिप्लेस एंड द पैक इज़ रीशफल्ड। उसके बाद हमने क्या किया, उस पत्ते को देखा। पहले हमने 52 पत्ते थे, 52 पत्तों में से एक पत्ते को निकाल करके हमने उसको देखा, चेक किया कि कौन सा पत्ता आया है। चेक करने के बाद हमने उसको दोबारा से उन 52 पत्तों में डाल दिया। हुआ क्या इससे? इससे हुआ ये है कि पत्तों में कमी नहीं आएगी। अब 52 पत्ते पहले थे, अब 52 पत्ते अब बचे हैं। अब कह रहा है अनोदर कार्ड इज ड्रॉन। उसके बाद एक दूसरा पत्ता निकाला जाता है। तो अब आप मुझे बताओ, जब दूसरा पत्ता आप निकालोगे तो वो कितने पत्तों में से निकालोगे? 52 पत्तों में से ही तो निकालोगे, क्योंकि पत्ते तो कम हुए नहीं। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट? तो इस बात की क्या संभावना है कि दोनों पत्ते सेम सूट के होंगे। 3 पार्ट है, सवाल सेम है लेकिन पार्ट अलग अलग है। तो पहले पहले पार्ट को करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो 2 पत्ते निकले हैं। इस बात की क्या संभावना कि दोनों पत्ते सेम सूट के होंगे? सूट का मतलब क्या होता है आप याद करो। मैंने आपको बताया था 52 पत्तों में 4 सूट बनते हैं। पहला बनता है हार्ट का, डायमंड का, क्लब का और स्पेड का। हर हर सूट में 13-13 पत्ते होते हैं। तो कह रहा है कि दोनों पत्ते सेम सूट के होने चाहिए। या तो दोनों हार्ट के हों, या दोनों स्पेड के हों, या दोनों क्लब के हों, या दोनों डायमंड के हों। आगे कह रहा है कि दोनों पत्ते किंग होने चाहिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये अलग केस है, सेकंड पार्ट है। अगले में कह रहा है कि इस पहले पत्ता स्पेड का होगा, दूसरा पत्ता लाल रंग की क्वीन होगी। ये तीसरा है। ठीक है, तीसरा पार्ट है। तो पहले शुरू करते हैं। अब आ जाओ, ध्यान से देखो। हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन इसको। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, ये मैंने हिंदी में लिख रखा है सब कुछ, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने इसकी हिंदी आपको करके बता दी है कि सवाल में वो क्या कह रहा है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि दोनों पत्ते सेम सूट के होने चाहिए। अब मेरे पास टोटल पत्ते कितने हैं? 52। और उसने कहा है कि दोनों के दोनों पत्ते सेम सूट के हों। तो अब आप एक बात बताओ, जब आप पहला पत्ता खींचोगे तो पहला पत्ता तो किसी भी सूट का आ सकता है भाई। अगर हमारे पास 52 पत्ते धरे हैं और 52 में 13-13-13-13 के 4 सूट होते हैं, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का। ठीक है, यानी टोटल 13-13-13-13 करके 52 पत्ते हो गए हमारे पास, और 4 सूट होते हैं। तो जब पहली बार पत्ता खींचोगे तो पहली बार में तो किसी भी सूट का पत्ता आ सकता है। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ एनी ऑफ द सूट। यानी जब हम पहले जो घटना है उसमें अगर हम कोई भी कार्ड लेंगे तो कोई भी कार्ड किसी भी सूट का आ सकता है इन द फर्स्ट ड्रा। तो वही लिखा है मैंने, अगर किसी भी सूट का आ सकता है तो मेरे फेवर में कितने पत्ते हो गए? मेरे फेवर में 52 पत्ते हो गए भाई। जो 13 पत्ते हटके हैं वो भी मेरे फेवर में है, क्योंकि वो आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 13 स्पेड के आ जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं, 13 क्लब के आ जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं, और 13 भाई डायमंड के आ जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फेवर में कितने हो गए? 52 पत्ते हो गए। और टोटल भी कितने हैं? 52। तो काटेंगे तो उत्तर क्या आएगा? एक आ गया। अब हम बी आते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर स्पेसिफिक एक चीज़ है। हम उसने ये कहा है कि दोनों पत्ते सेम सूट के होने चाहिए, यानी जो पत्ता पहले सूट में आया है ना, वही दूसरा पत्ता भी उसी सूट का होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी वो घटना है कि हमें एक पत्ता निकालना है और वो पत्ता पर्टिकुलर सूट का होना चाहिए। पर्टिकुलर सूट का मतलब ये है कि जो पत्ता पहला सूट का पहला पत्ता जो हमने निकाला था, जिस सूट का वो आया है, उसी सूट का दूसरा होना चाहिए, क्योंकि उसने खुद कहा है कि दोनों पत्ते सेम सूट के होने चाहिए। तो अब की बार, अब हम ये तो नहीं बता सकते कि भाई कौन सा पत्ता, कौन से सूट का पत्ता यहाँ पर निकला होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हर सूट में 13 पत्ते होते हैं। तो दूसरा पत्ता जब निकलेगा, और पत्तों में कमी तो आई नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि पहला पत्ता निकाल के हमने वापस अंदर डाल दिया है। अब हम कुछ कुछ भी मान लो चाहिए आप कि भाई पहला पत्ता चाहे हार्ट का आया हो, डायमंड का आया हो, क्लब का आया हो, स्पेड का आया हो, किसी का भी आया हो, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी का भी आया होगा। लेकिन जब दूसरा पत्ता आप जब निकालोगे तो वो एक फिक्स सूट का ही होना चाहिए, किसी भी एक सूट का होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि वो किसी भी एक सूट का होगा, और हर सूट में कितने पत्ते होते हैं? 13-13। तो अब की बार मेरे फेवर में कितने पत्ते होंगे? 13 ही पत्ते होंगे, क्योंकि जो सूट यहाँ आया होगा उसी सूट का पत्ता यहाँ पर आना चाहिए, और हर सूट में 13 पत्ते होते हैं। फेवर में कितने हो गए? 13। टोटल आउटकम कितने हैं? 52। 13/52 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर। और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखें, बी/ए ना लिखने। कारण क्या है? बी/ए तब लिखते हैं जब पहली घटना का असर दूसरी पर पड़ता है। यहाँ पहली घटना का असर तो दूसरी पर पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि पहला पत्ता हमने निकाला और निकाल के वापस अंदर डाल दिया। तो भाई जब अंदर ही डाल दिया तो पत्ते तो पहले भी 52 थे, अब भी 52 थे, तो पत्तों पर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। टोटल आउटकम तो अब भी उतने की उतने ही है, तो कोई असर नहीं पड़ रहा है पहली घटना का दूसरी घटना पर। तो यहाँ बी लिखेंगे। अगर पहली घटना का असर दूसरी पर पड़ता तो बी/ए लिखते। अब उसने क्या पूछा? दोनों पत्ते सेम सूट के होने चाहिए, तो दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बतानी है। तो दोनों की कर दो भाई गुणा। तो दोनों की जब आप गुणा करोगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा, ये हमने यहाँ पर गुणा कर रखी इन दोनों की, ये हमारे पास उत्तर आ गया। अब दूसरे केस में क्या क्या रखा है? सेम क्वेश्चन है लेकिन केस अलग है। दोनों पत्ते राजा होने चाहिए। अब आप एक बात बताओ, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। टोटल राजा कितने होते हैं? 4। तो ए वो घटना है जब पहला पत्ता किसका आएगा? राजा का। और बी क्या घटना है? दूसरा पत्ता भी किसका चाहिए? राजा का। तो ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग इन द फर्स्ट ड्रा, और बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग इन द सेकंड ड्रा। पहले दोनों, पहला पत्ता भी राजा, दूसरा भी राजा। तो अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तो मेरे फेवर में कितने हैं? 4। और टोटल कितने हैं? 52। अगर मैं बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? तो उसने खुद कहा है कि दोनों पत्ते राजा के होने चाहिए, और पहला पत्ता निकाल करके हमने
वापस अंदर डाल दिया, तो भाई टोटल पत्तों में भी कोई कमी नहीं आएगी और राजा में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो राजा भी 4 रहेंगे, टोटल पत्ते 52 रहेंगे, तो 4/52 हो जाएगा। अब दोनों पत्ते राजा चाहिए, यानी दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी बतानी है। दोनों कर दो गुणा, ये उत्तर आ जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन में, इसी का थर्ड पार्ट देखें। अब कह रहा है कि पहला पत्ता स्पेड का और दूसरा पत्ता लाल रंग की क्वीन हो, यानी पहला पत्ता तो स्पेड का चाहिए और दूसरा पत्ता लाल रंग की क्वीन चाहिए। अब टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। टोटल स्पेड के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, स्पेड का मतलब हुक्म होता है, आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था। और टोटल लाल रंग की क्वीन कितनी होती है? 2 होती है, 2 लाल होती है, 2 काली होती है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रा। भाई पहला पत्ता तो स्पेड का ही चाहिए, और बी वो घटना है जब दूसरा पत्ता किसका चाहिए? लाल रंग की क्वीन चाहिए। तो दोनों घटना मैंने मान ली। अब दोनों घटनाओं की प्रोबेबिलिटी और बता दो। ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो कौन सा पत्ता फेवर में चाहिए? स्पेड का। स्पेड कितने होते हैं? 13 और बटे 52, 13/52 निकल गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब मैं बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? उसने खुद कहा है कि पहला पत्ता निकाल के वापस अंदर डाल दिया, तो पत्तों में तो कोई कमी नहीं आएगी, पत्ते तो उतने के उतने रहेंगे, 52 के 52 रहेंगे। और अब की बार क्या चाहिए? लाल रंग की क्वीन। तो फेवर में कितने हैं? 2/52 हो जाएगा। यहाँ बी बटे नहीं लिखना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि पत्ते कम नहीं हुए, यानी पहली घटना का असर दूसरी घटना पर नहीं पड़ा, तो यहाँ ए है तो यहाँ बी आएगा, बी बटे ए नहीं आएगा। अब क्या बतानी है? दोनों पत्तों की इकट्ठी बतानी है, कि पहला पत्ता स्पेड का हो दूसरा लाल क्वीन का हो, यानी दोनों इकट्ठी बतानी है। तो दोनों कर दो गुणा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले में बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि एक लड़का है, उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.9 है। और एक लड़की को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। हमसे पूछा है इस बात की क्या संभावना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट स्कॉलरशिप। इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक को तो स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखें यहाँ पर घटना कितनी घटी है। आप कहोगे जी यहाँ पर 2 घटना घटी है, या तो स्कॉलरशिप लड़के को मिलेगी या स्कॉलरशिप लड़की को मिलेगी। तो यहाँ पर घटनाओं के नाम देते। तो लेट ए बी द इवेंट दैट बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप। ए वो घटना है जब एक लड़के को स्कॉलरशिप मिलेगी, और बी वो घटना है जब एक लड़की को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब यहाँ पर जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आप उनके मिलने की और ना मिलने की दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल लिया करो। तो देखो, लड़के को स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9। तो अगर मैं कहूँ कि लड़के को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो उसको हम ए नोट से लिखेंगे। और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा शुरुआत में, कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होती है। तो अगर मैं ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 1 में से ए के होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दो। तो 1 में से 0.9 घटाओ, कितना आएगा? 0.1। यानी कि ए को, लड़के को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9। और लड़के को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1। सेम, लड़की को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। और लड़की को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बी नोट अगर आप निकालोगे तो 1 में से इसको घटाओगे तो 0.2 बच जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब उसने हमसे पूछा है कि इस बात की क्या संभावना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट स्कॉलरशिप, कि कम से कम एक जने को तो स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। अब हमें आप एक बात बताओ, कम से कम एक जने को तो मिले ही मिले, कम से कम एक को मिले, इसका मतलब क्या है? कि भैया तो लड़के को मिल जाए, लड़की को ना मिले। या फिर ये भी केस हो सकता है कि लड़की को मिल जाए, लड़के को ना मिले। या ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई दोनों को मिल जाए, क्योंकि एटलीस्ट शब्द है, एटलीस्ट में भाई कम से कम पर पाबंदी है, ज़्यादा पर तो पाबंदी नहीं है। एटलीस्ट वन, कम से कम एक को मिले, ज़्यादा कितने को मिल सकती है? तो ज़्यादा दो को ही मिल सकती है। तो यहाँ पर केस बनेंगे 3। या तो लड़के को मिल जाएगी, लड़की को नहीं मिलेगी। लड़के को मिलने की हमने ए मान रखी है, लड़की को ना मिलने की हमने बी नोट मान रखी है। या लड़के को नहीं मिलेगी, लड़की को मिलेगी। लड़के को नहीं मिलने की ए नोट मान रखी है, लड़की को मिलने की बी मान रखी है। या दोनों को मिल जाएगी। अब इन दोनों गुणा कर दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी नोट, ये हो गया ए नोट गुणा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी, सारी वैल्यू पुट कर दो, उत्तर निकाल दो। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। जो ये एटलीस्ट वाले सवाल आते हैं ना, इनका एक शॉर्टकट होता है। उसके लिए आपको करना क्या है? आप केवल इतना पता कर लो कि ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या है जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं। ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द स्टूडेंट विल गेट स्कॉलरशिप, यानी ना तो लड़कों को मिले ना लड़कियों को मिले। अब ना तो लड़कों को मिले उसको ए नोट मान रखा है, लड़के को नहीं, लड़की को नहीं मिले उसको बी नोट मान रखा है। दोनों की गुणा कर दो तो उत्तर आएगा ये। यानी ये उन बच्चों की संभावना है जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। इसमें लड़के भी आ रही है और लड़की, यानी ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के और लड़कियां जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, उनकी संभावना कितनी है? 0.02। अब आपको करना क्या है? अगर आपको ये पता करना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, जब भी एटलीस्ट शब्द आए तो आप क्या करो, जो ना वाली प्रोबेबिलिटी है ना उसको 1 में से घटा दो। तो इसको 1 में से घटा दो, ये वो बच्चे आ गए 0.98, ये वो उत्तर आ गया जहां किसी ना किसी को तो स्कॉलरशिप मिलेगी मिलेगी, 0.98। यहाँ भी उत्तर वही है, यहाँ भी वही आया था, देख लो दोनों जगह सेम उत्तर है। यहाँ भी 0.98, यहाँ भी 0.98, ऊपर भी दोनों सेम है। आप ये तरीका कर लो जो ऊपर बताया है, चाहिए नीचे वाला कर लो, दोनों आसान है। ये छोटा पड़ता है थोड़ा सा, ये लंबा पड़ता है, लेकिन जो ये लंबा पड़ने वाला है ना, इससे हमें बेसिक पूरी समझ हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा रटने जैसा है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये छोटा है, ये हल्का सा बड़ा है, बाकी आप दोनों को ध्यान रखें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखें। आगे
ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, सारे एटलीस्ट वाले सवाल हैं। अब कोई लड़का है, मतलब कोई भी बंदा हो सकता है, और वो एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा उसकी किताब में से, यानी उसके पास किताब है, मैथ की किताब होगी, उस मैथ की किताब में से वो 90% प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, और बी जो है वो 70% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है। तो इस बात की क्या संभावना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बुक। अब ये कह रहा है कि हमने क्या किया, किताब को मंगवा लिया, रख लिया। अब किताब को रखवा के मास्टर ने एक प्रॉब्लम बोल दी, दोनों को बोल दी, ए को भी और बी को भी। तो कह रहा है कि इस बात की क्या संभावना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक जना तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर ही देगा। अब भाई एटलीस्ट का है, कम से कम का है, यानी कम से कम एक जना तो सोल्व करे ही करे, तो एटलीस्ट में कम से कम पर पाबंदी है ना, यानी कम से कम एक तो करे, यानी या तो ए कर दे बी ना करे, या ऐसा भी तो हो सकता है बी कर देगा ए नहीं करेगा, या तीसरी संभावना ये भी तो हो सकती है भाई दोनों जने कर देंगे, क्योंकि एटलीस्ट में कम से कम पर पाबंदी है, ज़्यादा पर तो पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम वही पीछे वाला ही सवाल है। तो यहाँ पर ध्यान दें, अब जब आप इवेंट मानेंगे ना तो ए और बी इवेंट मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर ए और बी तो उन बच्चों के नाम दे रखे हैं इसने, तो क्या करेंगे, इवेंट के नाम चेंज कर देंगे, ई और एफ मान लेंगे। तो ई वो घटना है कि ए प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, ए कैन सोल्व प्रॉब्लम, और एफ वो घटना है कि बी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। तो अगर मैं ई की प्रॉबिलिटी बताऊंगा तो वो 90% दे रखी है, क्योंकि ए जो है वो 90% चांस है वो प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 90 को परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, उत्तर आएगा 9/10, यानी 9/10 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि ए प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। और अगर मैं कहूं कि ए के प्रॉब्लम ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसको एक में से घटा दो, तो ई नोट, ई तो है ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और ई नोट क्या हो जाएगी, ए के ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, एक में से घटा दो, उत्तर आ गया 1/10। सेम देखो, बी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 70, मतलब इसकी संभावना कितनी है 70%, 70% को परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 7/10, यानी बी के प्रॉब्लम को सोल्व करने की संभावना कितनी है 7/10, और तो बी के प्रॉब्लम को ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक में से घटा दो 3/10, निकल गई सारी। अब मुझे क्या बताना है, वापस से सेम केस बताना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, यानी इस बात की क्या संभावना है कि कम से कम एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर ही देगा। अब भाई इसमें दो केस बन सकते हैं, क्या क्या केस बन सकते हैं हमारे पास, यहाँ पर पहला केस तो बनेगा ए सोल्व कर देगा बी नहीं करेगा, और दूसरा केस बनेगा ए सोल्व नहीं करेगा बी कर देगा, क्योंकि ए सोल्व कर देगा इसको ई मान रखा है, बी सोल्व नहीं करेगा इसको एफ नोट मान रखा है, ए सोल्व नहीं करेगा इसको ई नोट क्या रखा है, बी सोल्व कर देगा इसको एफ का रखा है, और तीसरा केस बनेगा ए और बी दोनों सोल्व कर देंगे। बस इन सब की वैल्यू दिला दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सारी वैल्यू आपके पास ऊपर दी हुई है, पुट कर दो, सोल्व कर दो, उत्तर आएगा 0.97। अब मैंने अभी बताया था भाई थोड़ी देर पहले, ट्रिक भी बताई थी आपको, इसमें आप क्या ट्रिक लगाओगे, इसमें हम ट्रिक ये लगाएंगे कि भाई आप एक काम करो, आप उन बच्चों की संख्या, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी पता कर लो कि इनमें से, अब देखो बच्चे कितने थे हमारे पास, 2 लोग थे, दोनों लोगों को प्रॉब्लम बोली थी, तो आप यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमने यही कहा था एटलीस्ट का सवाल आए ना तो आप नोट का केस पता कर लो यहाँ पर, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, इसका मतलब ना तो ए करेगा ना बी करेगा, ए नहीं करेगा उसको ई नोट मान रखा है, बी नहीं करेगा उसको एफ नोट मान रखा है, दोनों की कर दो गुना, उत्तर आएगा 0.03, यानी इस बात की संभावना 0.03 है कि उन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेगा। अब हमें क्या बताना है, उनमें से कोई कम से कम एक जना तो सोल्व कर ही दे, तो इसको क्या करना है, जो नई वाली प्रोबेबिलिटी है ना इसको एक में से घटा दो, तो उत्तर आएगा 0.97, यानी ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि कम से कम एक जना तो प्रॉब्लम को सोल्व कर ही देगा। यहाँ भी उत्तर वही है, यहाँ भी वही है भाई, दोनों जगह सेम, आपको जो पसंद आए वो तरीका आप अपना सकते हैं। अब अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी है भाई। रमेश एक इंटरव्यू के लिए जाता है, और इंटरव्यू के लिए कितनी पोस्टों के लिए जाता है, 2 पोस्टों के लिए जाता है, एक पोस्ट का नाम पोस्ट ए है और एक पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट बी है, और दोनों पर सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है दोनों पर सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ए में हो जाए बी में ना हो, और ऐसा भी हो सकता है बी में हो जाए ए में ना हो, यानी ऐसा नहीं है कि अगर वो एक पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया तो दूसरी पर नहीं हो सकता, यानी दोनों पोस्ट पर सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं करता कि भाई, यानी दोनों पोस्ट अलग अलग है। आप भी देखा होगा इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं पर, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह सिलेक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है एक भी जगह ना हो, और ऐसा हो सकता है किसी एक जगह हो जाए दूसरी जगह ना हो, तो हर प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या रखा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि रमेश पोस्ट ए के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, इसकी संभावना 1/6 है, और रमेश पोस्ट बी के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। तो मुझसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड एट लीस्ट वन ऑफ द पोस्ट। आप बताओ क्या वापस एट लीस्ट का सवाल आ गया कि नहीं आ गया, इस बात की क्या संभावना है कि वो कम से कम एक पोस्ट पर तो सिलेक्ट हो ही जाएगा। अब भाई अगर कम से कम एक पोस्ट के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम एक पोस्ट पर सिलेक्ट हो, यानी ए पर हो जाए बी पर ना हो, ये सब प्रोबेबिलिटी बन सकती है, या बी पर हो जाए ए पर ना हो, ये भी हो सकता है, और या ऐसा भी तो हो सकता है दोनों पर सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट वन का है तो कम से कम पर पाबंदी है, ज़्यादा पर पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर भी कितने केस बनेंगे, 3 केस, पहले पर हो जाए दूसरे पर ना हो, दूसरी पर हो जाए पहली पर ना हो, और क्या पता दोनों पर सिलेक्ट हो जाए। आ जाओ भाई करते हैं। तो यहाँ पर भी आप
इवेंट्स के नाम ए और बी ना डालें, क्योंकि ए और बी पोस्टों के नाम है, तो यहाँ पर ई और एफ नाम देते हैं। तो ई वो घटना है जब रमेश पोस्ट ए पर सिलेक्ट हो जाएगा, और एफ वो घटना है जब रमेश पोस्ट बी पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो कितनी दे रखी है सवाल में, 1/6 दे रखी है। तो रमेश के पोस्ट ए पर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, इसको हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का है। अगर मैं ई नोट निकालूंगा, ई नोट का मतलब है रमेश के पोस्ट ए पर सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक में से घटा दो भाई, क्या उत्तर बचेगा, 5/6 बच जाएगा। सेम टू सेम रमेश के पोस्ट बी पर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7 है। और अगर मैं रमेश के पोस्ट बी पर सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तो एक में से घटा दो, क्या उत्तर आएगा, 6/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, उसने कहा है कि इस बात की क्या संभावना है कि रमेश कम से कम एक पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाए, कम से कम एक पर हो जाए, यानी या तो एक पहली पर हो जाए दूसरी पर ना हो, या दूसरी पर हो जाए पहली पर ना हो, और ऐसा भी तो हो सकता है भाई दोनों पर हो जाए। तो सेम टू सेम पहली पोस्ट पर हो जाएगा, दूसरी पर नहीं होगा, पहली पर नहीं होगा दूसरी पर हो जाएगा, क्योंकि पहली पर होने की पोस्ट ए पर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को ई कहा है, और पोस्ट बी पर सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट कहा है। और ई नोट किसको कहा है, पहली पोस्ट पर सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, और एफ किसको कहा है, दूसरी पोस्ट पर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। और ऐसा भी हो सकता है दोनों पर सिलेक्ट हो जाए, यानी ई और एफ। भाई सब की कर दो गुना, उत्तर आ जाएगा 2/7। इसका दूसरा तरीका क्या है, अभी बताया था कि जब भी सवाल एटलीस्ट का आए तो आप नोट की प्रोबेबिलिटी पता कर लो कि रमेश किसी भी पोस्ट पर सिलेक्ट नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पता कर लो, यानी ना तो पहली पर होगा ना दूसरी पर, तो दोनों के नोट की प्रोबेबिलिटी को गुणा कर दो, उत्तर क्या आएगा, 5/7। और भाई इसको अब आप एक में से घटा दो, जो उत्तर आएगा ना वो एटलीस्ट का ही उत्तर आएगा, यानी रमेश के किसी एक पोस्ट पर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। ये छोटा है, ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ये तरीका अपनाएं, चाहें तो ये तरीका अपनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आ जाए। अगला सवाल है, 2 सक्सेसिव थ्रोज हैं ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। ये कह रहा है कि मेरे हाथ में 2 डाइस हैं और मैंने उनको 2 बार फेंका है, मैंने इस हाथ में भी डाइस ले रखा है, इस हाथ में भी डाइस ले रखा है, मैंने दोनों डाइस को 2 बार फेंका है, एक बार पहली बार फेंक दिया, फिर एक बार दूसरी बार फेंक दिया, और कह रहा है कि दोनों बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम, दोनों बार दोनों डाइस पर जो नंबर आए उनका जोड़ा 8 होना चाहिए। जैसे मैंने पहली बार डाइस फेंका, तो पहली बार डाइस फेंका तो एक डाइस पर 4 आ गया, दूसरे बार डाइस पर भी 4 आ गया, तो 4 और 4 8 हो गया कि नहीं हो गया, यानी इस प्रकार से हमें टोटल दोनों डाइसों का जोड़ जो है वो 8 चाहिए। पहली बार डाइस फेंके तब भी जोड़ 8 आना चाहिए, और दूसरी बार डाइस फेंके तब भी जोड़ कितना आना चाहिए, 8। अब आप एक बात बताओ, जब आप डाइस को 2 बार फेंकते हो तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं भाई, 36 बनते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास घटना कितनी बनेगी, 2 घटना बन रही है, क्योंकि हमने डाइस को 2 बार फेंका है, और दोनों बार फेंकने पर जोड़ कितना चाहिए, 8। तो घटना नंबर ए मानेंगे। ए वो घटना है गेटिंग ए टोटल ऑफ 8, हमें क्या चाहिए, गेट चाहिए, गेटिंग का मतलब होता है चाहिए, क्या चाहिए मुझे, टोटल चाहिए 8। 8 किस पर चाहिए, पेयर ऑफ डाइस पर चाहिए, क्योंकि डाइस किस में है, पेयर में ही तो है, जोड़े में है, ऑन द फर्स्ट थ्रो पर। और बी क्या घटना है, बी भी सेम घटना है, क्योंकि बी घटना पर भी मुझे क्या चाहिए, जोड़ 8 चाहिए, किस पर, पेयर ऑफ डाइस पर, लेकिन सेकंड थ्रो में चाहिए अब की बार, समझ गए। तो दोनों घटना सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी निकालते हैं। पहले आप बताओ टोटल आउटकम कितने होते हैं, 36। जब आप 2 डाइस को फेंकोगे तो अब जोड़ 8 कहाँ कहाँ आता है, तो आप बताओ जब आप टोटल 36 आउटकम होते हैं तो 36 के 36 आउटकम याद है आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 36 आउटकम लिखते थे। उनमें से केवल वो जोड़े उठा लो जिनका जोड़ 8 होता है। तो 8 किन किन जोड़ों का होता है, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, यानी ये 5 जोड़े ऐसे होते हैं जिनका जोड़ा 8 होता है। यानी अगर पहले डाइस पर 2 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए तो भी मेरे फेवर में है, पहले डाइस पर 3 आ जाए दूसरे पर 5 आए तो भी मेरे फेवर में है, दोनों पर 4 आ जाए तो भी मेरे फेवर में है, पहले पर 5 दूसरे पर 3 आए तो भी मेरे फेवर में है, और पहले पर 6 और दूसरे पर 2 आए तो भी मेरे फेवर में है। तो यानी इनमें से अगर कोई भी नंबर आएंगे तो वो सारे मेरे फेवर में है। अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो ए क्या है, जब हमने पहली बार डाइस को फेंका तो जोड़ 8 आए, तो भाई कितने नंबर फेवर में है, 5, और टोटल आउटकम कितने, 36। और बी में क्या है, बी में भी जोड़ क्या चाहिए, 8 चाहिए, और 8 कितने नंबरों का आता है, 5 ही जोड़े हैं, फेवर में कितने, 5 और बटे में 36। भाई दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बतानी है, बता दो, दोनों कर दो गुना, वही हमारे पास उत्तर हो जाएगा, समझ गए। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये जो कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी नई बुक में इसके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको करें। कई बार ऐसा होता है, जैसे पिछली बार 10वीं क्लास के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो सिलेबस से बाहर के थे, तो आप इनको करें ज़रूर, ठीक है, छोड़े नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट। देखो 2 चीज़ें, फेवर का मतलब होता है जो मेरे हक में है, और अगेंस्ट का मतलब जो मेरे विरोध में है। तो यहाँ पर ओड्स इन फेवर ये एक टर्म होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, इसको कैसे पता किया जाता है, देखो मान लेते हैं किसी गांव में सरपंची के वोट हुए, मतलब सरपंची की वोट पड़ी, और गांव में थे 1000 वोट, 1000 वोट में से एक राम नाम का कैंडिडेट था जो सरपंच के लिए खड़ा था, उसके फेवर में 700 वोट पड़े और उसके अगेंस्ट में 300 वोट पड़े, यानी 700 लोगों ने उसके फेवर में वोट किया और 300 लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट किया। अब अगर वो ये पूछता है भाई ओड्स इन फेवर क्या होगा, कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, और ओड्स इन अगेंस्ट पूछे वो कैसे निकालोगे, तो आइए मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो भाई,
जब भी आपको ओड्स इन फेवर बताने हैं तो देखो जो चीज़ आपको बतानी है ना वो हमेशा ऊपर धरनी है और इसके विपरीत वाली चीज़ आपको नीचे धरनी है। अगर ओड्स इन फेवर बताने तो ऊपर फेवर और नीचे अगेंस्ट, तो फेवर में कितने वोट थे उसके 700 और अगेंस्ट में कितने थे 300, 700/300 उत्तर आ गया 7/3। 7/3 को मैं लिख सकता हूँ 7:3, खत्म बात। अच्छा, अगर ओड्स इन अगेंस्ट बताने तो कैसे बताओगे, तो देखो जो बताना है ना वो ऊपर और इसका उल्टा नीचे, तो अगेंस्ट वाले ऊपर और फेवर वाले नीचे। अगेंस्ट में कितने वोट थे 300 और फेवर में कितने थे 700, काटोगे काट पीट के उत्तर 3/7 यानी 3:7। तो अगर ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये फॉर्मूले से हम ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगर किताब के अंदर कोई क्वेश्चन आता है जहां पर लिखा है ओड्स इन फेवर, तो ओड्स इन फेवर में अगर मान लो 7:3 लिखा है किताब में कहीं पर, तो समझ जाना आगे वाला फेवर और पीछे वाला कौन है, अगेंस्ट है। अगर ओड्स इन अगेंस्ट दे रखे हैं 3:7 तो आगे वाला अगेंस्ट है और पीछे वाला फेवर वाला है। समझ गए। अब सवाल ये है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली हमने, अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं ओड्स इन फेवर की, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो फेवर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो तो ऊपर ही आएगा। तो फेवर की निकाल रहे हो तो ऊपर फेवर वाले, और फेवर में कितने वोट थे भाई उसके 700, और प्रोबेबिलिटी में नीचे तो हमेशा टोटल आता है भाई, टोटल कितने हैं 1000, काट पीट करके उत्तर 7/10 आएगा। अगर मैं ओड्स इन अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूं, अगेंस्ट की, तो ऊपर क्या आएगा अगेंस्ट, और नीचे क्या आएगा भाई टोटल। अगेंस्ट में कितने थे 300 और टोटल कितने थे 1000, काटोगे तो 3/10। ध्यान दे ये प्रोबेबिलिटी है और ये सिंपल ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट है। ठीक है, ये इनके फॉर्मूले हैं, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। आ जाइए अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ओड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट। ये कह रहा है कि एक बच्चा एक टेस्ट में पास हो जाएगा, ये उसके फेवर में दे रखे हैं, कितने चांस हैं 3:7। और एक दूसरा बच्चा है अनदर स्टूडेंट, उसके अगेंस्ट में बात कह रखी है, ओड्स अगेंस्ट कितने दे रखे हैं 3:5। हमें बताना है इस बात की क्या संभावना है कि दोनों बच्चे टेस्ट में पास हो जाएं। तो भाई मैं एक एक करके इन दोनों को उठाता हूँ। पहले स्टूडेंट के ओड्स इन फेवर दे रखे हैं और दूसरे स्टूडेंट के ओड्स अगेंस्ट दे रखे हैं। तो पहला स्टूडेंट है उसके दे रखे हैं ओड्स इन फेवर, वो कितने दे रखे हैं 3:7। 3:7 का मतलब है 3/7। और मैंने अभी बताया था कि जो फेवर होता है, यहाँ देख लो, ओड्स इन फेवर में ऊपर फेवर होते हैं नीचे अगेंस्ट होते हैं। तो ओड्स इन फेवर ये 3/7 लिखेंगे इसको, तो ऊपर वाला फेवर और नीचे वाला अगेंस्ट यही होते हैं। ठीक है, तो 3/7 हो गए। अगर इनको टोटल करेंगे तो टोटल क्या होगा, टोटल में होता है फेवर और अगेंस्ट का जोड़, तो 3 और 7 10, यानी टोटल हो गए 10। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ओड्स इन फेवर की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर तो फेवर, क्योंकि फेवर की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो तो ऊपर फेवर और नीचे क्या आएगा टोटल। फेवर में कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं भाई 10, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। फेवर का मतलब उसके पक्ष में, यानी पहले स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/10 हो गई। प्रोबेबिलिटी दे नहीं रखी थी, मैंने निकाली है यहाँ पर ओड इन फेवर और ओड इन अगेंस्ट दे रखे हैं। तो पहली घटना देखो, यहाँ पर घटना बनाओ पहले यहाँ पर दो घटना बनेगी, क्योंकि स्टूडेंट कितने हैं 2, और दोनों स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो पहली घटना हो गई, ए वो घटना है जब पहला स्टूडेंट पास हो जाएगा, और बी वो घटना है जब दूसरा स्टूडेंट पास हो जाएगा। दोनों घटना मान ली, और ए स्टूडेंट के पास, यानी पहले स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 3/10, तो लिख दो 3/10। तो पहले स्टूडेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक में से इसको घटा दो 7/10, यानी पहला स्टूडेंट पास हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, और पहला स्टूडेंट फेल हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/10। अब दूसरे स्टूडेंट के ओड्स अगेंस्ट दे रखे हैं। ओड्स अगेंस्ट का मतलब ये उसके विरोध में बात कर रखी है, यहाँ पर विरोध में बात कर रखी है। विरोध में बात का मतलब क्या है, ओड्स इन अगेंस्ट दे रखे हैं 3:5, इसको ठीक से लिखेंगे तो 3/5 हो जाएगा। और मैंने बताया था अगेंस्ट है तो ऊपर वाला अगेंस्ट होगा, नीचे वाला इसका उल्टा यानी कि फेवर होगा। और टोटल कितने हो गए, अगेंस्ट और फेवर दोनों को जोड़ तो 5 और 3 8 हो गए। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, अब मुझे किस में बतानी है, मुझे तो उसके फेवर में बात करनी है ना, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों बच्चे पास होने चाहिए। ये दे रखी है अगेंस्ट की बात, मुझे निकालनी है फेवर की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी मत निकालना, यहाँ फेवर की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो अगर मैं फेवर की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ऊपर फेवर आएंगे। अब देखो ये अगेंस्ट है ये फेवर है, फेवर में कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 5 और 3 8, तो फेवर में क्या हो जाएगा 5/8, यानी दूसरे स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/8, और दूसरे स्टूडेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक में से 5/8 घटा दो 3/8 हो गया। अब मुझे बताना था दोनों स्टूडेंट पास हो जाएं, यानी पहला पास हो जाए दूसरा भी। तो पहला स्टूडेंट पास हो जाए उसको A का है, दूसरा स्टूडेंट पास हो जाए उसको B का है, दोनों कर दो गुना। पहले स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 और दूसरे के पास होने की 5/8, उत्तर आ जाएगा 3/16। ठीक है, अब आपका एक सवाल होगा, सर आपने इनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्यों निकाली, तो भैया हमने वैसे ही निकाल ली, सवाल में ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर सवाल में ज़रूरत पड़ती है तो हम इनका यूज़ कर लेते, अब फिलहाल नहीं पड़ी तो कोई टाल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। समझ गए इस बात को। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग ए 5 और 6 एटलीस्ट वंस इन 4 टाइम्स 4 थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई। यहाँ पर कह रहा है, अच्छा मैं इसको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर एक शब्द है चांस, चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर वो कह रहा है एक डाइस को 4 बार थ्रो किया है, मेरे पास हाथ में एक ही डाइस है और मैं उस डाइस को 4 बार थ्रो करता हूँ। पहली बार, फिर हमने दूसरी बार, फिर हमने उसको तीसरी बार फेंका, फिर हमने उसको चौथी बार फेंका, 4 बार फेंका है। और ये कह रहा है डाइस को आपने 4 बार फेंका है, उस डाइस पर 5 और 6 एटलीस्ट वंस, यानी 5 और 6 कम से कम एक बार 5 और 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कम से कम 5 और 6 एक बार आ जाए। यानी डाइस को 4 बार फेंका है, 4 बार फेंकने पर 5 और 6 कम से कम एक बार आ जाए। अब यहां ध्यान दो, एटलीस्ट का केस होता है तो मैंने आपको बताया था भाई, एटलीस्ट के केस में आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक लगाओ। अब आप डायरेक्ट करो क्योंकि ट्रिक से क्वेश्चन छोटा हो जाता है, तो हम वो ट्रिक यहां पर लगाएंगे। बेसिक से करोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर 4 बार थ्रो किया है और 4 बार थ्रो किया है तो इसके बहुत सारे केस बन जाएंगे, तो बेसिक से सोल्व नहीं हो पाएगा ढंग से। इसलिए आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से करें, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है एटलीस्ट वंस वाली। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप बताओ, जब आप एक डाइस है ना हमारे पास, एक डाइस को 4 बार फेंका है, एक डाइस है तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, 3 4 5 6, यानी सैंपल स्पेस बन गया ये हमारे पास। अब हमारे पास घटना क्या घट रही है? घटना हमारे पास भाई एक ही घट रही है। उसने कहा है 5 और 6 चाहिए, उसके अलावा तो और कोई बात नहीं कर रहा। तो ई वो घटना है जब हमारे पास 5 और 6 आ जाएगा। तो अगर 5 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मेरे फेवर में कितने नंबर है? 5 और 6, तो 2 और बटे में टोटल आउटकम कितने हैं? 6, 1/3। यानी 5 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। और 5 और 6 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ई नोट हो जाएगी, 1 में से घटा दो, 2/3। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी एटलीस्ट का केस आए ना, तो आप वहां पर नोट की प्रोबेबिलिटी बता दो और नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसे 1 में से घटा दो। तो आप यहां पर कितनी बार थ्रो किया है? 4 बार थ्रो किया है ना, और वो कह रहा है कम से कम एक बार 5 और 6 आए। तो आप यहां पर क्या निकाल दो? 5 और 6 के चारों बार ना आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, क्योंकि हमें नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, इसकी क्या संभावना है कि चारों बार 5 और 6 ना आए। यानी पहली बार भी नहीं आएगा, दूसरी बार भी नहीं आएगा, तीसरी बार भी नहीं आएगा, चौथी बार भी नहीं आएगा। तो 4 बार ही नोट हो गया, चारों कर दो गुना, उत्तर आ जाएगा 16/81। यानी इस बात की संभावना 16/81 है कि एक बार भी 5 और 6 नहीं आएगा, यानी एक बार भी नहीं आएगा 5 और 6। अब क्या करना है, मुझे एटलीस्ट का केस बताना है, तो एक में से ना आने की प्रोबेबिलिटी को घटा दो, उत्तर आ जाएगा भाई 65/81। ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.4। और भाई इनके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसके ऊपर क्लिक जैसे ही करेंगे वहाँ से वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इनको आप पढ़ें ज़रूर। और मैं देखता हूँ कि कोई भी वीडियो को नहीं देखता है, क्योंकि वो उस टाइम से पता लग जाता है कि कौन देखता है कौन नहीं देखता है। तो आप इनको देखें ज़रूर और इनको बार बार करें, 2-3 बार आप इन वीडियोज़ को करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी से आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसके नंबर फ्री फोकट के नंबर हैं ये, तो इनको आप पक्का करें अपना, ठीक है। धन्यवाद, भगवान भला करे आप लोगों का।